गुड मॉर्निंग क्लास। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थर्ड है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है आपका। एक निश्चित समय के अंतर्गत यानी कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत बिजनेस में यूटिलाइज वर्किंग कैपिटल में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको बताता है। इसके अंतर्गत वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट सोर्सेज और एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब किया जाएगा। यानी कि इन टोटली क्या है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इस डायरेक्टली रिलेट टू द वर्किंग कैपिटल। ईदर इट विल यूजेस द सोर्सेज और द एप्लीकेशंस ऑफ द फंड। अब ये सारा जो काम किया जा रहा है स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको एक निश्चित समय को ध्यान में रखना है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखकर ही करना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है उसमें सोर्सेज ऑफ फंड यानी कि कोषों की प्राप्ति, व्यवसाय संचालन से लाभ, शेयर कैपिटल में वृद्धि, इंक्रीमेंट ऑफ शेयर कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन्स, फिक्स्ड एसेट्स या आपके सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से जितनी भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है या नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो रिसीव्ड हुई हैं एक्टिविटी की हैं जिनसे आपको इनकम हुई है से रिलेट किया जाता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब थर्ड क्या है इसी में ही कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें फंड्स का यूजेस क्या चीज़ है कि व्यवसाय संचालन से जो हानि हुई है उसका जो आप यूटिलाइज करते हो या यानी कि फर्स्ट तो था आपका क्या सोर्सेज फंड्स का सोर्स, कोषों की प्राप्ति। कोषों की प्राप्ति कहाँ से हुई है आपको, व्यवसाय के संचालन से अगर लाभ होता है या आपका जो शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है, ये जो मैंने आपको बता दी है, मेंशन कर दिए हैं। फिर आप जो सोर्सेज आपको रिसीव हुए हैं उसको आप यूटिलाइज कहाँ करोगे, उसका उपयोग कहाँ करोगे, कैसे है इसका कार्यशील पूंजी के कोषों का उपयोग व्यवसाय संचालन से हानि, यानी उन्हीं सभी को आप रिवर्स कर दोगे कि आपने जो व्यवसाय संचालित किया था उससे सपोज़ अगर आपको लॉसेस हो रही हैं तो फिक्स्ड एसेट्स या फिर आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको सेल किया है, फिक्स्ड लायबिलिटीज़ को अगर आपने पेमेंट कर दिया है, शेयर कैपिटल के रिडेम्पशन या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड या आपका नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस की पूर्ति में से किया जाता है। यानी कि आप उसका एप्लीकेशंस कहाँ करेंगे अपने फंड्स का। तो ये तो रहा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए जिस तरह आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट आपकी वर्किंग कैपिटल से रिलेट करता है, साइमल्टेनियसली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कैश से रिलेट करता है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत कैश के विभिन्न सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस को एनालिसिस किया जाता है। आपकी जो करंट एसेट्स हैं उसमें कैश सबसे अधिक तरल संपत्ति होती है। यानी कि कैश एक ऐसी आपकी एसेट्स हैं जो बहुत जल्दी यूज़ हो सकती है। अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं या अदर कोई फंक्शंस करते हैं तो आपको इतना कैश चाहिए होता है। क्लियर। अब अगर व्यवसाय प्रबंधकों को यह जानकारी रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं व्यवसाय के, कि कैश के जो फंड हैं यानी कि जो कोष हैं के विभिन्न स्रोत क्या हैं, यानी कि कैश किन किन सोर्सों से आपको रिसीव हो रहा है या फिर कैश इन स्रोतों का व्यवसाय में किस प्रकार उपयोग किया गया है, कैश कहाँ से मिला और कैश का जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ की गई है। ठीक है, ये कौन जानना चाहता है,
व्यवसाय के जो प्रबंधक होते हैं यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट होता है जो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली या अन्य किसी निश्चित समय के अंदर से तैयार किया जाता है। यानी कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इट कुड बी डेली, ऑन द बेसिस ऑफ डेली, ऑन द बेसिस ऑफ वीक, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, ऑन द बेसिस ऑफ आपका त्रैमासिक, वार्षिक, त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली या फिर आपका मंथली ईयरली हो सकता है। अब जो आपका ये है स्टेटमेंट है किन्हीं दो अवधियों के मध्य व्यवसाय के नगद शेष में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है कि टाइम ड्यूरेशन देखिए दोनों ही केसेस में फंड फ्लो स्टेटमेंट है या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कर दिया जाएगा। इनफैक्ट आपका जो भी आपकी फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द टाइम फैक्टर, कि उसी के बेसिस पर आप इन सब को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ऐसे किया जाता है कि दो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसके अंदर इन बिटवीन द टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू हैव टू फाइंड आउट कितना आपका कैश जो नगद शेष है यानी कि कैश बैलेंस है उसमें कितने चेंजेस हुए हैं, और परिवर्तन के कारणों की को डिस्क्राइब भी करेगा कि किन कारणों से ये चेंजेस हुए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखे हैं वो उन्हीं में से एक पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसका आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको हम डिस्क्राइब, एक अलग चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें ही आप डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू एडिड स्टेटमेंट। देखिए वैल्यू एडिड स्टेटमेंट क्या है, एक निश्चित, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि सभी केसेस में टाइम जो दे रखा है दैट इज़ द मस्ट, एक निश्चित समय सीमा के दौरान व्यवसाय द्वारा कच्चे माल के मूल्य में उपयोगिता वृद्धि को मूल्य संवर्धन के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स आपको क्या करना है, जो आपका बिजनेस है वो रॉ मटेरियल के प्राइजेज में, जो आप कच्चा माल लिया है अपने प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल जो आपने लिया है उसकी यूटिलिटी में इंक्रीमेंट करेगा। यानी कुछ आपके पास मटेरियल है जिसकी आप वैल्यू एडिड कर रहे हो, वैल्यू को ऐड कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ आपने एफर्ट करे हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है। अब क्योंकि लेखांकन विचारधारा के अनुसार मूल्य संवर्धन क्या चीज़ बताती, वैल्यू एडिड स्टेटमेंट क्या बताती है कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एवं सर्विसेज से, सेवाओं से प्राप्त राशियों के योग में से, यानी कि आपका क्या है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस एंड सर्विसेज से जो आपको इनकम हुई है या रेवेन्यू पर मिला है उनको आपको टोटल करना है, ऐड करना है, और उनमें से आप बाह्य साधनों से, यानी कि अगर आपने बाहर से कोई सामान, माल या सेवा परचेज़ की है, ठीक है, की लागत घटाने की प्राप्त राशि से होता है। इट मीन्स यू हैव टू ऐड सेलिंग प्राइस, किसमें करोगे, ऐड करोगे सेलिंग प्राइस को, सर्विसेज से प्राप्त से जो आपको रेवेन्यू मिला है उनमें उनको ऐड करना है दोनों को, और लेस करोगे अगर आपने आउटसाइड अदर बिजनेस, अगर आपने बाहर से कोई चीज़ बिजनेस के अलावा बाहर से कोई चीज़ स्टॉक या फिर कोई सर्विसेज परचेज करी है तो वो वाली अमाउंट आप माइनस कर दोगे। ठीक है। अब आपका बता रखा है कि हाउ टू प्रिपेयर। देखिए वैल्यू एडिड स्टेटमेंट आपकी 5 तरीके से प्रिपेयर की जाती है। फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग वैल्यू एडिड स्टेटमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड स्टेटमेंट, थर्ड है मार्केट वैल्यू एडिड स्टेटमेंट, एंड फोर्थ है आपका कैश वैल्यू एडिड स्टेटमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू एडिड स्टेटमेंट। देखो 5 तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, आगे आपको डिस्क्राइब कर देंगे उस चीज़ को। फिर उसके बाद आता है आपका सामाजिक चिट्ठा यानी कि सोशल बैलेंस शीट।
ठीक है। सोशल बैलेंस शीट, अब सामाजिक चिट्ठा या सोशल बैलेंस शीट के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो आपका बैलेंस शीट है उसकी जो आइटम्स हैं आर्थिक चिट्ठी कीमतों के अतिरिक्त सामाजिक संपत्तियों एवं सामाजिक दायित्वों को दर्शाया जाएगा। यानी कि अब तक तो आप बिजनेस से रिलेटेड सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पढ़ते आए थे, अब आपकी जो सोशल बैलेंस शीट है उसमें क्या किया जाएगा, आपकी जो सोशल एसेट्स हैं एंड द सोशल लायबिलिटीज़ उनको अब बताएंगे इस बैलेंस शीट में। अब इसके अंदर जो सामाजिक संपत्तियों में किसको आप इंक्लूड करोगे और सामाजिक दायित्वों में किसको इंक्लूड करोगे वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आप सोशल एसेट्स में किन को ऐड करेंगे, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं दैट इज़ मानव संसाधन, और सार्वजनिक हेतु प्रयुक्त संपत्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो चीज़ें सार्वजनिक हित के लिए यानी कि पब्लिक भी उस चीज़ को यूज़ करती है और उन्हीं के वेलफेयर के लिए एसेट्स बनाई गई हैं उनको आप इंक्लूड कर लोगे। जबकि आपकी सोशल लायबिलिटीज़ में किसको इंक्लूड करोगे आप, ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी और सोशल इक्विटी। ठीक है, अब आपकी जो सोशल बैलेंस शीट है उसको बता रखा है, सर्वप्रथम क्लॉक सी एबेट ने किया है, इसका सामाजिक स्थिति विवरण का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से बता दिया है। देखो इसमें बहुत छोटी सी बैलेंस शीट बनती है, बहुत बड़ी बैलेंस शीट नहीं है एज़ कम्पेयर टू कंपनीज़, क्योंकि सिर्फ सोशल वेलफेयर के हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सोशल लायबिलिटीज़ और सोशल एसेट्स का ही नाम लिखा जाएगा एंड सोशल एसेट्स। सोशल लायबिलिटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी एंड सोशल इक्विटी दोनों तरह की लायबिलिटीज़ लेके चले जाएंगे आप, और जबकि आपकी सोशल एसेट्स में सोशल इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी सारी की सारी, जैसे बिल्डिंग है, रोड्स हैं, हॉस्पिटल, बसेस एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये है आपकी सोशल बैलेंस शीट। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सोशल इनकम स्टेटमेंट। 8th है आपका सोशल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब सोशल इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है आपको, संस्था द्वारा समाज को प्रदान किए गए विभिन्न लाभों और सुविधाओं तथा संस्था की विद्यमानता के कारण समाज द्वारा वहन की गई विभिन्न लागतों और हानियों का वर्णन करना है। ठीक है, अब क्योंकि संस्था समाज के लिए काम कर रही है, अगर कोई बिजनेस है या कोई फर्म है तो उसका काम प्रोडक्शन करना है, पर साथ साथ अपनी सोसाइटी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी है, और ऐसा काम नहीं करना जिससे सोसाइटी को परेशानी हो। ठीक है, अब क्या कहता है सोशल इनकम स्टेटमेंट, संस्था द्वारा समाज को प्रदान किए गए विभिन्न लाभ, यानी कि जो संस्था काम कर रही है वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे कि समाज को लाभ हो रहा होगा, फैसिलिटी दे रही है, सुविधाएं दे रही है, और संस्था की प्रेजेंस के कारण समाज द्वारा वहन की गई विभिन्न लागतों और हानियों का वर्णन है। अगर संस्था किसी पर्टिकुलर एरिया में, ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पर जो रिहायशी एरिया है या जहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो जब संस्था वहाँ पर बनी होगी, या संस्था इन सेंस कोई फैक्ट्री है या कंपनी है, हम उसको लेके चलते हैं, अगर वो रहती है तो लोगों को देखो मुश्किल होती है उसके प्रेजेंस से, तो उस समय जो जितनी भी कॉस्ट या लॉसेस लोगों के द्वारा बेयर किया गया है, ठीक है, उस चीज़ को आप नोट करेंगे। एक संस्था की विद्यमानता के कारण, विद द प्रेजेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, समाज को क्या मिलता है, रोज़गार मिलेगा, अच्छी किस्म के प्रोडक्ट मिलेंगे, टैक्स मिलेगा, विकास और अनुसंधान एवं विभिन्न सामाजिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। देखो हर चीज़ के गुड इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट दोनों ही रहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कतें हो रही हैं तो यूटिलाइज़ भी आप ही कर रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब जैसे कि प्रेजेंस है, उससे आपको रोज़गार मिला, अच्छी किस्म के आपको प्रोडक्ट मिले हैं, या आपने जितना भी डेवलपमेंट एंड रिसर्च की है उससे आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी रिसीव हुई है। दूसरी तरफ क्या होता है उन्हीं सब चीज़ों से कि जबकि पोल्यूशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्राकृतिक साधनों का विदोहन, यानी कि आप
यूज़ करे जा रहे हो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस में और मानव संसाधन के उपयोग की लागतें, जितना भी आप अपना ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं वो सब संस्था के लिए वहन की जाती हैं। अब सामाजिक आय विवरण व्यवसाय की उपस्थिति के कारण समाज को होने वाले शुद्ध लाभ और हानि को दर्शाता है। यानी कि आपका जो सोशल इनकम स्टेटमेंट है आपके व्यवसाय की ही उपस्थिति के कारण, अगर बिजनेस उस जगह पे ना होकर किसी और जगह पर हो तब एक अलग बात है, पर अगर सपोज उसी जगह पर आपका बिजनेस भी सेटअप है तो उससे उस टाइम उसकी प्रेजेंस के कारण समाज को होने वाला जो शुद्ध लाभ या हानि को भी बता रहा है। दैट इज़ योर सोशल इनकम स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू।